हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 का 4th पार्ट लेकर आ गए। इससे पहले हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हमने शुरू के जो है 4 टॉपिक्स को कवर किया था। अगर आपने जो है उन वीडियोस को नहीं देखी है तो पहले जाके प्लीज आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको जो है ये चैप्टर समझ में आएगा। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा नीति निर्देशक तत्व, मीन्स जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं हम वो देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे हम उसके बाद देखेंगे कि जो है मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार क्या था, मींस राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास के पहले टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 के बीच में बताया गया, पार्ट 4 में। और ये होते क्या है, ऐसे पॉजिटिव वर्क जो गवर्नमेंट को हमारे लिए करने चाहिए, हमारे मतलब सोसाइटी के लिए, ऐसे पॉजिटिव वर्क, ऐसे अच्छे काम जो सरकार को समाज के लिए करने चाहिए, लेकिन वो उन कामों को करने के लिए बाध्य नहीं है, उसे ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकार कभी भी बाध्य नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार का मन करेगा तो वो इन पॉजिटिव वर्क को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करेगी, अगर मन नहीं करेगा तो नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करना है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्लीन करेगी, नहीं करेगी। रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सारे जो काम होते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आते हैं। मींस गवर्नमेंट इन काम को कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कितने पार्ट में बांटा गया है। देखो, हमारा जो संविधान है उस संविधान में हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जिसमें जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है वो है गांधीवादी सिद्धांत, मींस गांधीयन प्रिंसिपल। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है, दूसरा पार्ट है वो है समाजवादी सिद्धांत, मींस सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है उदारवादी सिद्धांत, मींस लिबरलिस्ट प्रिंसिपल। देखो, जो ये गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो हमारे गांधी जी के विचारों से प्रेरित है। मींस गांधी जी ऐसा मानते थे, ऐसा सोचते थे, और उन्हीं के विचारों को उठाकर जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया गया है। जो हमारे समाजवादी विचार हैं, जो हमारे समाजवादी सिद्धांत है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, वो समाजवादी लोगों के विचारों पर आधारित है। समाजवादी लोग कौन होते हैं? समाजवादी लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जो सारी पावर हो वो गवर्नमेंट के हाथ में हो, उन लोगों को हम समाजवादी लोग कहते हैं। ठीक है, ये हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है ना, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए और गवर्नमेंट को जो है जनता के भले के लिए काम करना चाहिए, वो लोग होते हैं समाजवादी लोग। तो समाजवादी लोगों की जो थिंकिंग थी उनको जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल करके नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। और जो उदारवादी लोग होते हैं, लिबरलिस्ट लोग होते हैं, वो खुले विचारों वाले होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक है, तो उनके विचारों को जो है उदारवादी प्रिंसिपल मतलब लिबरलिस्ट प्रिंसिपल की लिस्ट में उनको डाल दिया गया है। अब आइए देखते हैं एक एक करके कि गांधीवादी सिद्धांत में क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत में क्या है, उदारवादी सिद्धांत में क्या है। देखो, गांधीवादी सिद्धांत में गांधी जी के विचारों को बताया गया है, जिसमें गांधी जी के बहुत सारे विचार थे, लेकिन हम जो है 3-3 पॉइंट देखेंगे। 3-3 को बहुत इजी पॉइंट्स में चुनकर लाया हूं आपके लिए, ताकि एग्जाम में लिखने में आपको जो है मुश्किल ना हो। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा
कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कितने भाग में बांटा गया है, उन सभी का वर्णन कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा पहला है गांधीवादी, फिर समाजवादी, फिर उदारवादी, और फिर उसको डिटेल में बताना है। तो आपको 3-3 पॉइंट बताने, इससे ज्यादा नहीं बताने। तो जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो क्या होगा कि गांधी जी के जो सबसे पहले विचार थे वो क्या थे कि वो चाहते थे कि जो ग्राम पंचायत हो उसकी स्थापना की जाए। ग्राम पंचायत का मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसको ग्राम पंचायत ही बोलते हैं। गांव में जो पंचायत होती है उसकी स्थापना की जाए। तुमने बहुत बार मूवी में देखा होगा, पेड़ के नीचे जो है 5 लोग बैठ जाते हैं और फिर जो है लोग आते हैं और बोलते हैं, 2 लोग आते शिकायत लेकर कि भाई इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा ये कर दिया, और फिर वो जो 5 लोग होते हैं, पंच जिसको हम बोलते हैं पंच, वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत की ये जो थिंकिंग थी, ये जो आइडिया था, वो किसका था? वो था गांधी जी का। ये मानते थे कि अगर समाज में, अगर सोसाइटी में ग्राम पंचायत आएगी तो ये रूट लेवल की जो प्रॉब्लम है, जो छोटे लेवल की जो प्रॉब्लम है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। वरना प्रॉब्लम को, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर हम बड़ी जगह पर नहीं जा सकते। इसलिए छोटी प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पर सॉल्व करने के लिए गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल निचले स्तर पर जो है शासन को अच्छे से चलाया जा सके। दूसरी चीज गांधी जी का क्या विचार था, वो मानते थे कि कुटीर उद्योग होने चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं, लघु उद्योग किसको कहते हैं? वैसे उद्योग जो हमारे घरों में आसानी से लग जाए। मींस वो छोटी छोटी मशीन्स हमारे घरों में आसानी से लग जाए। तुमने कई बार देखा होगा, कई जगह पर देखा होगा कि छोटे छोटे घरों में क्या होता है, पापे बनाने की फैक्ट्री होती है, और वहीं से जो है पापे बना के जो है रस्क बनाकर जो है वो बाहर इंपोर्ट किया जाता है। तुमने जगह जगह पर देखा होगा कि टेलर की शॉप खुल रखी होती है घरों में, वहीं पर घरों में जो है कपड़े सिलकर बेचते हैं। तुम जो है कई बार तुमने टोकरी की बुनाई, कढ़ाई का काम देखा होगा जो घरों में होता है। ये सारी चीजें जो है वो लघु उद्योगों के अंदर में ही आती है। ठीक है, इससे गांधी जी का बस एक ही सपना था कि एक ऐसा भारत बने जो आत्मनिर्भर हो। अब ये काम करेगा कौन? ये मत सोचना कि ये काम हमें करना है। ये सारे काम कौन करेगा? ये सारे काम गवर्नमेंट को करने हैं। गवर्नमेंट को करने हैं ये सारे काम। ये गवर्नमेंट को करने के लिए बोल रहा है कि गवर्नमेंट ही जो है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगी। गवर्नमेंट ही जो है मदद करेगी ग्राम पंचायतों की स्थापना करने में। गवर्नमेंट ही जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने में लोगों की हेल्प करेगी। इतना समझ में आ रहा है? गांधी जी और क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि समाज में जो नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं आज के टाइम पे, शराब हो गया या फिर गांजा हो गया, चरस हो गया, ये सारी चीजें नशीले पदार्थ, इनको बैन किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि ये समाज के भविष्य को खराब कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं। और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि सरकार को इसके लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। तो समझ में आ गया गांधीयन प्रिंसिपल क्या था, गांधीवादी विचार क्या थे। अब हम समाजवादी विचार देखते हैं। अब समाजवादी विचार में जो समाजवादी लोग थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो समाज में बेरोजगार लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका जीवन बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को उनके लिए पॉलिसीज बनानी चाहिए। दूसरी चीज क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, इसका मतलब क्या है कि कोई जो है भूखा ना मरे, ठीक है, सबको जो है वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, समाज में जो है सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। ये सारे अधिकार जो है लोगों को मिलने चाहिए। और ये चीज कौन देखेगा? ये चीज देखेगी गवर्नमेंट। ये काम किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है। और क्या बोलते हैं समाजवादी लोग? और बोलते हैं कि जो लोग कुपोषित हैं, जो लोग अच्छे से, तुम देखते हो ना सोसाइटी में आजकल लोगों का जो है पोषण सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों को खाना सही से नहीं मिल पाता है। तो ये जो समाजवादी लोग हैं, सोशलिस्ट लोग हैं, ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को उन लोगों को अच्छा पोषण देना चाहिए, अच्छा आहार प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो सके। वो जो है हष्ट पुष्ट हो, स्वास्थ्य बढ़े उनका, ताकि वो समाज के इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। गवर्नमेंट को इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि समाजवादी लोगों के क्या विचार थे। अब हम देखेंगे
कि उदारवादी लोगों के क्या विचार थे। उदारवादी लोग मानते थे कि सरकार को पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट को उसको बचाने के लिए काम करते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए सरकार को, और जो है कृषि क्षेत्र में विकास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पूरी जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है, और देश की इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, कृषि बढ़ेगी। और कृषि को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक मैनर का यूज करना चाहिए, जो गवर्नमेंट को किसानों को बताना चाहिए। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के उनको जो है वेपन्स देने चाहिए, ताकि वो नई तकनीकी से खेती कर सके। इतना समझ में आ गया। और क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो हमारी सोसाइटी में वन्य जीव रहते हैं, जो जंगलों में वन्य जीव रहते हैं, जिनका शिकार आज लोग अपने शौकों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इतना समझ में आ गया। इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मींस ऐसे काम जो गवर्नमेंट को हमारे लिए, सोसाइटी के लिए करने चाहिए, लेकिन वो फोर्स्ड नहीं है, वो बाध्य नहीं है उन कामों को करने के लिए। जैसे इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है कि गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो हम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं। गवर्नमेंट को इच्छा होगी तो गवर्नमेंट करेगी, और नहीं होगी तो नहीं करेगी। इतना समझ में आ गया तुम्हें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसे कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसे कहते हैं। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का अंतर। देखो, अभी तक हमने ये देख लिया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हमने ये भी देख लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले ही इसलिए लिख रखे हैं ताकि टाइम कम लगे, क्योंकि जब मैं समझाता हूं और लिखता हूं तो उसमें जो है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, जिससे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसलिए टाइम को थोड़ा सा कम करने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए ये मैंने पहले से लिख रखा है, शॉर्ट में लिख रखा है, लेकिन समझाऊंगा आपको डिटेल में। तो आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के बीच में अंतर क्या होता है। देखो, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिखित रूप में है, मतलब लिखित रूप में हमें दिए गए हैं, और दूसरी चीज सुरक्षित है। सुरक्षित का मतलब वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, ना गवर्नमेंट ना कोई पर्सन। संविधान में लिखित भी है, ठीक है, और सुरक्षित भी है, हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जबकि दूसरी तरफ जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो संविधान में लिखित तो है, लिखे हुए तो है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो हमसे छीन सकती है। वो हमारे पास परमानेंट नहीं है, ये हमारे पास परमानेंट है। ये समझ में आ गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि अगर मौलिक अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, हम न्यायालय जा सकते हैं, ताकि वहां पे हम अपने अधिकारों की मांग कर सके और वो हमारे अधिकार हमें वापस दिला दे। लेकिन अगर हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हमसे छीने जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमसे छीने जाते हैं, तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। गवर्नमेंट चाहे तो वो काम करेगी, गवर्नमेंट चाहे तो वो काम नहीं करेगी। इतना समझ में आ गया। इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल, मींस व्यक्तिगत। व्यक्तिगत कैसे होते हैं, देखो, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, समानता के अधिकार की, तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है कि मुझे मिल रहा है, मुझे स्वतंत्रता मिल रही है, मुझे समानता मिल रही है। समझ में आ रहा है। वहां पे सोसाइटी की बात नहीं होती, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात होती है। मेरे को ये अधिकार मिल रहे हैं, मेरे को ये मिल रहा है। समझ में आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ क्या देखोगे तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में कि यहां पर सोसाइटी की बात होती है। हमने देखे ना इतने सारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत देखिए, सारे क्या है, सोसाइटी की बात करते हैं। पर्यावरण को जो है क्लीन करना है, या फिर कृषि क्षेत्र का विकास करना है, ये सब किसके लिए, सोसाइटी के लिए। जबकि यहां पर जो बात की जाती है वो इंडिविजुअल पर्सन की बात की जाती है कि एक व्यक्ति को ये अधिकार मिलेंगे, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी। समझ में आ गया। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, और ये क्या होते हैं, सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, समाज की बात करते हैं, और ये व्यक्तिगत बात करते हैं। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य की दृष्टि में, स्टेट की नजर में नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्यों नेगेटिव होते हैं, स्टेट की नजर में क्यों नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। गवर्नमेंट को इसको इंप्लीमेंट करना ही करना है,
गवर्नमेंट इसमें पीछे नहीं हट सकती, गवर्नमेंट को सुरक्षित करना ही करना है। इसलिए गवर्नमेंट की नजर, अब मान लो तुम ही गवर्नमेंट हो और तो तुम्हें ये काम करना ही करना पड़ेगा, तुम इससे कन्नी नहीं काट सकते, तुम बच नहीं सकते इस काम से। जबकि दूसरी तरफ तुम क्या देखोगे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य के लिए सकारात्मक होते हैं, स्टेट के लिए पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। मन करेगा तो करेगी, मन करेगा तो नहीं करेगी। गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये डिसाइड करता है, समझ में आ रहा है, डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम करेगी कि नहीं करेगी। तो यहां पर तुम देखोगे कि गवर्नमेंट की पावर बढ़ रही है, दूसरी तरफ यहां पर गवर्नमेंट की पावर बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट की नजर में ये पॉजिटिव होता है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है जो पॉजिटिव होते हैं गवर्नमेंट के लिए, और ये नेगेटिव होते हैं। इतना समझ में आ गया। जो अगला डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, वो क्या है कि मौलिक अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भाग 3 में एक्सप्लेन है। भाग 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। और जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। इतना समझ में आ गया। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है इसके बीच में कि फंडामेंटल राइट को हमने अमेरिका से लिया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आपको समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार पेपर में पूछा जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य मींस फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर मैक्सिमम टाइम 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस आर्टिकल में एक्सप्लेन है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51A में है। एक और क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए। संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब क्या? संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना या फिर कुछ नया ऐड करना। किसमें? संविधान में। इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस संशोधन के तहत, किस अमेंडमेंट के थ्रू मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। इतना समझ में आ गया। पहले ये समझ लेते कि मौलिक कर्तव्य होते क्या है। देखो, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? ऐसी ड्यूटीज जो हमें हमारे कंट्री के लिए करनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। ऐसी ड्यूटी, ऐसे काम जो हमें हमारी कंट्री के लिए करने चाहिए। इतना समझ में आ गया। जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना, नेशनल एंथम का सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो है स्वच्छ रखना, उसकी हिफाजत करना, कभी भी अगर देश को हमारी जरूरत हो तो देश के लिए हाजिर हो जाना, अपने जो है अगर जान देने की नौबत आए देश के लिए तो जान दे देना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इतना समझ में आ गया। अब जो हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में किया गया है। और इसको कब जोड़ा गया हमारे संविधान में? इसको जोड़ा गया 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट कब? 1976 में। कब? 1976 में। 1 मार्क का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है? ऐसी ड्यूटीज जो हमें हमारी कंट्रीज के लिए करनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल प्रेजेंट टाइम में टोटल 11 फंडामेंटल जो है ड्यूटीज हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको जो है आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगी। तो इतना समझ में आ गया आपको कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आप एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा पहले कभी आर्टिकल 31 में हुआ करता था, वो अब आर्टिकल 300A में हो गया है। 300A, आर्टिकल 300A। और अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये हमारा एक जनरल राइट हो गया है। अब हम ये समझते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या था।
देखो, जिस टाइम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारतीय संविधान बना, उस समय हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार की लिस्ट में था। इसका मतलब क्या था कि जो संपत्ति होगी वो हमसे कोई नहीं छीन सकेगा, ना गवर्नमेंट ना कोई पर्सन। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को किसी वेलफेयर के काम के लिए वो संपत्ति छीननी पड़ी। ये पूरा मामला क्या था वो मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो, केरल जो था, केरल जो हमारा स्टेट है, वहां पर एक व्यक्ति रहते थे केशवानंद भारती। वो संत मान लो, फकीर मान लो, उनके पास अपनी एक बहुत बड़ा, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ अपनी उनकी जो थी एक प्रॉपर्टी थी, काफी एरिया में फैली हुई थी उनकी प्रॉपर्टी। अब गवर्नमेंट को किसी वेलफेयर के काम के लिए उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना पड़ा। अब केशवानंद भारती ने क्या बोला, भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है और ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट की लिस्ट में था उस वक्त। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये केस किस नाम से फेमस हुआ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट। जब इस मामले पर पूरी जांच पड़ताल हुई, सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई वेलफेयर का काम हो, जैसे मेट्रो बनाना हो, जैसे ट्रेन की लाइनें निकालनी हो, ठीक है, या फिर कोई भी वेलफेयर का काम, उस काम के लिए अगर गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी छीनती है तो वो छीन सकती है, लेकिन इसके बदले में उस प्रॉपर्टी की जो कीमत होगी, जो मुआवजा होगा, गवर्नमेंट को उसे देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी वो छीन सकती है। इतना समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1978 में 44th अमेंडमेंट किया, 44वां संशोधन किया, और 44वें संशोधन के बाद इस फंडामेंटल राइट को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर सामान्य अधिकारों की सूची में डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो आपको समझ में आ गया संपत्ति का अधिकार क्या था, संपत्ति के अधिकार को क्यों फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकालकर जो है जनरल राइट की लिस्ट में डाल दिया गया, और क्या रीजन था इसके पीछे, ये समझ में आ गया आपको। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।